हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्रैश कोर्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, उस क्रैश कोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रैश कोर्स ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ये क्रैश कोर्स किसके लिए है दोस्तों? ये क्रैश कोर्स क्लास 10 के बच्चों के लिए है। ये क्रैश कोर्स किसके लिए है दोस्तों? क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इसमें हम क्या कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ये 2013 का पेपर है, 2013 का पेपर है और आज डेट है आपको 23 दिसंबर 2022। ठीक है दोस्तों, 23 दिसंबर 2022 है। यहाँ पर आपको सवाल लिखे गए हैं। आप इनका जवाब ऑप्शन से रहता तो आप दे पाते, लेकिन मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्योंकि बोर्ड बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बोर्ड बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि बोर्ड पर वो सारे सवाल नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर बस सवाल लिखे हैं, ऑप्शन हम देते जाएंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि संगमरमर जो होता है, इसी को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चूना पत्थर। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। हालांकि इसी को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों। COOH, अगर हम बात करें COOH की, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, COOH जो है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन दे देते हैं। COOH आपको एक फॉर्मूला ज़रूर मिला होगा, CH3COOH। तो याद रखिएगा, COOH जो है ना, यह मूलक है। यह क्या है दोस्तों? मूलक है। और ये किसका मूलक है दोस्तों? तो यह है आपको कार्बोक्सिलिक, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक होता है, कार्बोक्सिलिक भी लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक मूलक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, COOH जिसके साथ जुड़ता है ना, ये बनाता है अम्ल। क्या बनाता है? अम्ल। तो CH3COOH एक प्रकार का अम्ल होता है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, या इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। तो याद रखिएगा, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये आपके सवाल का जवाब क्वेश्चन बैंक के अनुसार है कि उसे क्या बोलते हैं, तो अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, COOH मूलक को हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। कौन सा है? तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। स्पेलिंग हो सकता है गलती हो दोस्तों, समझ लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, CH3 जिसके साथ जुड़ जाए, CH3COOH, तो यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल बनता है। वैसे ही C2H5COOH भी हो सकता है दोस्तों, C2H5COOH भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर ही इसको कहते हैं इथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? इथेनोइक अम्ल। अगला सवाल है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपके किताब में, आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें दिया है कि Mg जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो वहाँ पर हम आपको पूरी तरह बताना चाहेंगे कि पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ पौधों की, उन पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है दोस्तों, और उस क्लोरोफिल में आपको क्लोरोप्लास्ट होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोस्तों होता है आपको मैग्नीशियम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो जवाब है, अगर क्लोरोफिल दिया होगा तो क्लोरोफिल होगा, अगर क्लोरोफिल ना देके क्लोरोप्लास्ट दिया होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा, और अगर दोनों दिया हो तो हम इसी को टिक करेंगे क्योंकि इसके अंदर ये उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो आपके किताब के अनुसार, आपके क्वेश्चन बैंक के अनुसार उसमें लिखा है कहाँ पर पाया जाता है, तो उसका जवाब होगा क्लोरोफिल में। अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। माफ़ करेंगे, इंसुलिन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का हार्मोन है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, उसका नाम है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है, अग्न्याशय होता है दोस्तों, ध्यान देना,
PANCREASE, पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज जो है दोस्तों अग्नाशय, यह सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। याद रखना, मिश्रित कहने के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि में अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिन ग्रंथियों में डक्ट नहीं होता है, यानी कि ये जो ग्रंथियां होती हैं डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं, डक्टलेस, नलिका विहीन। क्या होती हैं दोस्तों, नलिका विहीन। और अगर हम बात करें इसकी तो ये नलिका युक्त होती हैं दोस्तों। ये क्या होती हैं, नलिका युक्त होती हैं। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो इनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इनसे दोस्तों हम एंजाइम का सिक्रेशन देखते हैं, ENZYME। इनसे एंजाइम निकलता है, इनसे हार्मोन निकलता है। और हार्मोन जो होता है, जब इसके लिए कोई नली नहीं होता है तो ये जानते हैं दोस्तों, ये ब्लड के रास्ते ब्लड में मिलकर और शरीर के सभी भागों में पहुंचते हैं। ध्यान देना। अब यहाँ पर अग्नाशय जो है, अग्नाशय यहाँ पर बात कर रहा है इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। और ये मधुमेह रोग, ध्यान दीजिएगा, जो पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनमें 3 सेल आते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल या गामा सेल। अल्फा सेल से दोस्तों ग्लूकागॉन निकलता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल से दोस्तों इंसुलिन निकलता है और डेल्टा सेल से दोस्तों सोमैटोस्टैटिन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित जो करता है ना, वो करता है सोमैटोस्टैटिन। वो कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन का काम है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन की मात्रा को संतुलित रखना। इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ध्यान देना कि अगर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कम होगा, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कम होगा तो वो हमारे ब्लड में मिलकर, और जब ब्लड से आपको प्यूरिफाई होगा, ब्रिक किडनी के द्वारा जब प्यूरिफाई होगा तो पेशाब के रास्ते वही जो है बाहर आते हैं। और जब वो मूत्र के रास्ते बाहर आते हैं दोस्तों, तो इसीलिए कहा जाता है जिस व्यक्ति के बाहर पेशाब करने के बाद कुछ समय के बाद वहाँ पर चिट्टियाँ लग जाती हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को शुगर हुआ है, या उसके शरीर में ग्लूकोज का पाचन या उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही तरीके से नहीं हुआ है। तो ये ऐसा माना जाता है। तो इसका जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से। यह किस प्रकार की ग्रंथि से निकलेगा, अंतःस्रावी से। और बहिस्रावी से क्या निकलता है, एंजाइम। ये दोनों मिश्रित ग्रंथि है, किसके अनुसार, अग्नाशय के अनुसार। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, कौन, अंतःस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी डक्टफुल होती हैं। याद रखिए। अगला, दृश्य प्रकाश में किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सबसे पहले दोस्तों दृश्य प्रकाश क्या होता है, विजिबल रे क्या होता है, विजिबल लाइट क्या होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों दृश्य प्रकाश। तो याद रखिएगा कि दृश्य प्रकाश हम उसे बोलते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश हम उसको बोलते हैं जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और याद रखिएगा कि विजिबल लाइट की जो खोज है ना, इस खोज के बारे में पता किए थे इसके बारे में न्यूटन ने। और न्यूटन ने एक प्रयोग के माध्यम से पता किया था जिसको हम कहते हैं न्यूटन डिस्क प्रयोग। न्यूटन डिस्क प्रयोग। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उस चीज़ को भी बता देते हैं। एक डिस्क लिया था और उस पर 7 रंगों को उन्होंने लिया था, VIBGYOR। इसी चीज़ को बै जा नी ह पी ना ला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस डिस्क पर सारे रंगों को रख के ऐसे धीरे धीरे घुमाए तो धीरे धीरे घुमाने पर सारे रंग दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने तेजी से घुमाया तो देखा कि सारे रंग मिलकर एक वाइट लाइट की उत्पत्ति कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। और उसी वाइट लाइट को इन्होंने क्या कहा, श्वेत प्रकाश। क्या कहा दोस्तों, श्वेत प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत प्रकाश के बारे में पता किसने लगाया था, न्यूटन ने, विथ द हेल्प ऑफ डिस्क एक्सपेरिमेंट। किसकी मदद से, डिस्क एक्सपेरिमेंट की मदद से। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों तो इस डिस्क एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उन्होंने कि जैसे ही स्पीड किया
सारे रंग मिलकर एक जैसे दिखाई देने लगे। तो इस बात से उन्होंने ये क्लियर किया कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उस प्रकाश में भी 7 रंग हैं जो बहुत तेज गति होने के कारण सारे मिलकर एक श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा कि दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों दृश्य प्रकाश में VIBG, हम यहाँ पर लिख देते हैं VIBGYOR। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर जाते हैं ना तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ता है। मतलब बैगनी का कम, इसका उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो आपके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसका हो जाएगा, लाल रंग का। किसका हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग का। याद रखिएगा विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक पूछ रहा है। अच्छा, इसमें एक और भी पॉइंट होता है दोस्तों कि जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे ना इनका विचलन ज़्यादा होगा, विचलन बढ़ेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा, प्रकीर्णन होगा, अपवर्तन का मान बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा अपवर्तन इन सब का ज़्यादा होता है। याद रखिएगा क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे ही ऊपर से हम नीचे आएंगे तो इनका अपवर्तन जो होगा दोस्तों वह क्या होगा, ज़्यादा होगा। अपवर्तन ज़्यादा होगा, विचलन ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। इसीलिए जब हम बैगनी रंग को या जब हम जामुनी रंग को थोड़ी दूर के लिए थोड़ी दूर में जब हम उसको पास आउट कराते हैं तो थोड़े ही दूर में वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, थोड़े ही दूर में समाप्त हो जाते हैं। जबकि लाल रंग को छोड़ते हैं तो वो बहुत ही लंबी दूरी तक तय करते हैं, बहुत ही लंबी दूरी तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो सबसे पहले विद्युत शक्ति क्या होती है, तो देखिए दोस्तों शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, P बराबर W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T। तो W मतलब कार्य मत मान लीजिएगा, इसका मतलब है ना कि खपत की गई ऊर्जा। इसका मतलब क्या है, खपत की गई ऊर्जा, खपत की गई ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो खपत की गई ऊर्जा और बट्टे में समय। तो याद रखिएगा कि हम इसका परिभाषा कैसे देते हैं विद्युत शक्ति का, कि किसी विद्युतीय परिपथ में लगाए गए उपकरण के द्वारा खपत की गई ऊर्जा के दर को, जब समय लग जाए तो बोलते हैं दर। किसी विद्युतीय परिपथ में लगाए गए उपकरण के द्वारा खपत की गई ऊर्जा के दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है वाट। क्या होता है, वाट। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वाट, और इसे W से सूचित करते हैं। और ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं, जूल से, समय को किससे, सेकंड से। तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये सिंपली है दोस्तों कि विद्युत बल्ब अगर हम लेते हैं तो विद्युत बल्ब में हमारे पास जरूरी होना चाहिए कि ऐसे वस्तु को रखें, हम लोग ऐसी चीज़ को रखें जिसका प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध क्या होना चाहिए बहुत ही उच्च होना चाहिए, और गलनांक भी क्या होना चाहिए, बहुत ही उच्च होना चाहिए। तो टंगस्टन एक ऐसा धातु है, टंगस्टन, उसका जो हम बात करें गलनांक की, टंगस्टन के गलनांक की, तो टंगस्टन का जो गलनांक है दोस्तों, यह गलनांक बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के बाद लगभग 3800 के करीब, 3800 डिग्री सेल्सियस के करीब यह जाकर पिघलता है। ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इतने अगर टेम्परेचर हो जाए तो भी यह श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। टंगस्टन संकेत W होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तत्व, ध्यान रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा किस तत्व से प्राप्त किया जाता है इसके बारे में पूछा है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त की जाती है ना दोस्तों, वो प्राप्त की जाती है यूरेनियम से। किससे प्राप्त की जाती है, यूरेनियम से। अब यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है दोस्तों। तो अगर हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा की तो ध्यान दीजिएगा कि हम इसको मिटा रहे हैं, चाहे इसी में लिख देते हैं थोड़ा सा। नाभिकीय जो ऊर्जा होती है दोस्तों, यह नाभिकीय ऊर्जा जो है यह किससे प्राप्त होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों ये या तो संलयन, या तो यह संलयन,
या फिर यह विखंडन इसके मदद से प्राप्त होती है। या तो संलयन या तो विखंडन से हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ये संलयन किसका होगा और ये विखंडन किसका होगा? तो नाभिक का संलयन और नाभिक का विखंडन होगा। नाभिक का संलयन या नाभिक का विखंडन होगा। तो नाभिक के संलयन में क्या होता है बताते हैं, जब दो गो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर और एगो बड़े नाभिक का निर्माण करे, जब दो गो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करे उसे हम कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं? संलयन। और जब एक भारी नाभिक दो गो हल्के नाभिक में बबुआ टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विखंडन। तो याद रखिएगा कि यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम एगो तत्व है, उसके एक नाभिक टूटते हैं तो दो गो हल्के नाभिक बनते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं ना तो यहाँ पर हीलियम बनाते हैं। तो सवाल पूछता है संलयन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से। क्योंकि जो हल्की गैसें हाइड्रोजन वायुमंडल में ऊपर है, आसमान में है, और वहाँ पर हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इससे भी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी और लाइट रिलीज होती है, प्रकाश रिलीज होती है, जिस प्रकाश में हम लोग सूर्य के प्रकाश में अनेकों कार्य करते हैं। और नाभिकीय विखंडन जो है ना, इससे भी जब एक चीज़ टूटता है तो भी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उससे हम लोग परमाणु हथियार बनाते हैं या फिर हम परमाणु भट्टी बनाते हैं, जिससे हमको विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना ये चीज़ है। तो इसका अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? यूरेनियम। अगले सवाल पर आ जाएं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है दोस्तों? तो ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक और वार्मिंग का मतलब तापन। तो वैश्विक तापन का मतलब यह है दोस्तों, पूरे विश्व का तापमान एक बार में बढ़ जाना। पूरे विश्व का तापमान एक बार में बढ़ जाना। तो पूरे विश्व का तापमान एक बार में कैसे बढ़ेगा दोस्तों? यह है अपने पास पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर सूर्य की रेज इंसिडेंट होती हैं दोस्तों, और ये CO2 का आवरण है। CO2 का क्या है? आवरण है। इस CO2 की खास बात है दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ से बहुत कम मात्रा में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित एनर्जी को रिलीज करता है या छोड़ता है। अब जब बहुत कम मात्रा में यहाँ से सूर्य के प्रकाश से एनर्जी जब रिलीज होगा तो क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर अनुकूल रहता है, जिसके कारण हम लोगों का जीवन यापन यहाँ पर संभव है। लेकिन कभी जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाए तो क्या होगा दोस्तों? माफ़ कीजिएगा, जब पृथ्वी पर CO2 की मात्रा जब बढ़ जाए तो ये होगा दोस्तों कि सूर्य से आने वाली जो भी किरणें हैं, उन किरणों को क्या किया जाएगा? टेरेस्ट्रियल वेव जो हैं, पार्थिव किरणें जो हैं, वो पार्थिव किरणें बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर स्टोर होंगी। और जब बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर स्टोर होंगी तो वी नो दैट कि पृथ्वी के ध्रुव पर बर्फ़ें हैं, और ध्रुवों पर जब बर्फ़ें हैं और पृथ्वी के 3 हिस्सों में जल है, एक ही हिस्सा में पूरा विश्व है, तो याद रखिएगा कि वो भी विश्व ध्रुव पर जमी बर्फ़ों के पिघलने के कारण क्या होगा? पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। चारों तल जो है, चारों भाग जो है जलमग्न हो जाएंगे, जिसके कारण हम लोगों का जो जीवन है यहाँ पर संभव नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसके लिए हो जाएगा दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि यह कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे गैसें हैं। ठीक है, मेथेन भी है इसमें और भी बहुत सारी गैसें हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य जो उत्तरदायी में लिखें तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है दोस्तों, लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? अब ये लिटमस पत्र क्या होता है दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि लिटमस पत्र जो होता है यह एक प्रकार का सूचक होता है। लिटमस पत्र क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का सूचक होता है। एक ऐसा सूचक होता है दोस्तों जो लिटमस पत्र एक ऐसा सूचक होता है दोस्तों जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। लिटमस पत्र एक ऐसा सूचक होता है दोस्तों जो किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। तो वास्तव में यह लिटमस पत्र पाया कहाँ जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि लिटमस पत्र जो होता है ना, यह लाइकेन नामक पदार्थ से पदार्थ नहीं बोलेंगे, लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। और लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस पत्र का लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है बैगनी। कैसा होता है दोस्तों? बैगनी। याद रखिएगा, सवाल अपने पास क्या है कि लिटमस पत्र जो है ना, लिटमस क्या है? तो एक सूचक है। क्या है दोस्तों? सूचक है। कैसा सूचक? जो क्या करता है? अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। इस चीज़ की जानकारी रखिएगा, क्षारीयता को बताता है।
और वास्तव में इसका रंग कैसा होता है, इसके विलयन का रंग होता है बैगनी। इसके विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी। अब ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पर आ जाते हैं। उसी में पूछता है कि अम्ल क्या करता है, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर। तो बी से होता है दोस्तों ब्लू, और आर से होता है दोस्तों रेड, और ए से बना लेना एसिड। तो एसिड जो होता है ना, वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, और जब आप एक याद रख कर लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। पीएच पहले है क्या, तो पीएच का मतलब होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब है पावर या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इसके बारे में पता लगाने वाले जो व्यक्ति थे इस स्केल के बारे में, उनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था दोस्तों, सोरेनसन। इन्होंने एक ऐसा स्केल विकसित किया जिस पर उन्होंने ये बताया कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय। यहाँ पर 7 होता है, यहाँ पर 14 होता है, यहाँ पर 0 होता है। याद रखिएगा ऐसे होता है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस दिशा में अगर आप आते हैं तो इधर अम्लीयता बढ़ती है, और इस दिशा में आते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। इधर क्या होगा दोस्तों, इधर होगा कि क्षारीयता बढ़ती है, और इधर क्या होगा दोस्तों, अम्लीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि अगर आपको कहीं पर 4 लिख दिया और कहीं पर 3 लिख दिया और पूछे कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है तो याद रखिएगा कि जब हमको बढ़ना है इधर तो 7 के बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 3 और 4 में 3 कम अम्लीय होगा, और 4 कम अम्लीय होगा और 3 जो होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। 3 जो होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। नेक्स्ट सवाल पे आए दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। और खाने वाले सोडा को ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, एक्वारेजिया क्या है दोस्तों, एक्वारेजिया एक प्रकार का मिश्रण है। याद रखिएगा जिसमें HCl और HNO3 होता है। HCl और HNO3 होता है जो 3:1 में होता है, याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि अक्रिय तत्व लगभग में अक्रिय तत्व जैसे कि सोना और प्लेटिनम हम जानते हैं, वी नो दैट कि सोना और प्लेटिनम जो होते हैं उनको हम वायुमंडल में खुला छोड़ देने के बाद भी वो किसी ऑक्सीजन से या किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अक्रिय जो तत्व हैं, अक्रिय जो धातु हैं सोना और प्लेटिनम, इनसे भी अभिक्रिया करने वाले जो हम कह सकते हैं रसायन की बात करें तो वो रसायन होता है एक्वारेजिया। इस एक्वारेजिया में HCl और HNO3 होता है। एक्वारेजिया में HCl 3 अनुपात में होता है, HNO3 1 अनुपात में होता है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि HCl HNO3 को हम इसके द्वारा हम सोने को भी गला लेते हैं। तो हम लोग ज्वेलरी के पास जाते हैं अपने आभूषणों को साफ करवाने के लिए, तो वो साफ क्या करता है, वो इसी अम्ल से उसको साफ करते हैं, जिससे सोना ऊपर से हटा लिया जाता है और ऐसा लगता है कि आपके जो आभूषण हैं वो चमकने लगे। लेकिन वो चमकता नहीं है, चमकता तो है ही क्योंकि सोने की ऊपरी परत हट गई, लेकिन उससे वो सुनार जो होता है या वो जो जौहरी होता है वो क्या करता है, उसको वो जो जौहरी है इसको ठग लेता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसी को अम्लराज कहते हैं। इसी को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं, अम्लराज। इसको एक्वारेजिया इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। द्विखंडन होता है, द्विखंडन दोस्तों अगर हम बात करें द्विखंडन की तो द्विखंडन क्या है, तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है। वी नो दैट कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन जो होते हैं दोस्तों, ये 2 टाइप से होते हैं। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। एक होता है असेक्सुअल और एक होता है दोस्तों सेक्सुअल। हिंदी में बता रहे हैं तो एक को कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन। दूसरे को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। याद रखिएगा अलैंगिक जनन जो होते हैं ना, उसी का एक पार्ट होता है दोस्तों क्या, द्विखंडन या विखंडन। विखंडन प्रोसेस होता है, क्या होता है दोस्तों, विखंडन। और इसी विखंडन